हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा आई लर्निंग सेंटर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2। इसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर का थियरी और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थर्ड टॉपिक होगा मिक्सचर एंड देयर टाइप्स। फोर्थ वन सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिफ्थ इज suspenser and their properties, and the last one is colloidal solution and the properties of colloids। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्योर, इस प्योर वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर आसान भाषा में बोले तो बिना मिलावट के सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें कोई अलग से मिलावट ना की गई हो वो प्योर होते हैं। मतलब प्योर मींस नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस और हैविंग नो एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी। ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी अलग से ना मिलाएं और वो प्योर फॉर्म में हो, वो हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। All the constituent particles of the pure substance are in same their chemical nature, which means made up of same kind of elements। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम काइंड्स के होते हैं और उनका केमिकल नेचर भी सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। अगर कुछ अपनी डेली लाइफ की चीजों की बात करें तो हम मार्केट से पैकेट वाला दूध खरीद के लाते हैं, मिल्क, पैकेट वाटर, और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए जाते हैं हम। तो जो पैकेट मिल्क होता है क्या वो प्योर फॉर्म में होता है? लेकिन अगर प्योर फॉर्म में होता है तो हम देखते हैं कि उसमें वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें इनमें मिली होती हैं। लेकिन जो हमारा साइंटिफिक डेफिनेशन बोल रहा है कि उनमें सेम काइंड के एलिमेंट होने चाहिए। तो साइंटिफिकली ये हम बोल सकते हैं कि जो प्योर फॉर्म में मिल्क मार्केट में होता है वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेम काइंड के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, बजाय उनमें बहुत सारे अलग से इम्प्योरिटीज या अदर सब्सटेंसेस मिलाए गए रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में हम देखते हैं कि इसमें सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एक्सेट्रा बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स किए गए रहते हैं। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो पैकेट वाला वाटर आता है बोतल में वो भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है। अगर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, बोलते हैं कि ये हमारा एयर जो है वो प्योर फॉर्म में है, लेकिन ये आप जानिए कि जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सारी गैसें भी तो हैं। तो सेम काइंड के कहाँ एलिमेंट हुए? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइंटिफिकली ये सारी चीजें मिल्क, वाटर और एयर प्योर फॉर्म में नहीं होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम अपने सेंसेस द्वारा सीधा सीधा फील कर सकते हैं। लाइक उनके कलर को देख करके, उनको छू करके उनकी हार्डनेस को बता सकते हैं, उनको हम टेम्परेचर दे के ये भी देख सकते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होती है? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल चेंज करने पर, मतलब अगर उनकी स्टेट को हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं तो उनके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कटिंग ऑफ ट्री, अगर हम एक पेड़ को काटते हैं और उससे हम बहुत सारे फर्नीचर और डेली लाइफ की यूज में आने वाली चीजों को बनाते हैं तो उनके केमिकल नेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बात कर लेते हैं मेल्टिंग ऑफ बटर की, बटर को निकाल कर एक पैन में रखते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है और वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो उनके फेज का तो कन्वर्जन हुआ है, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल नेचर है, वो सेम है, उनमें कोई चेंज देखने को
नहीं मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज अ फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड में भी सेम यही होता है कि बहुत दिन तक अगर हम आयरन के रॉड को खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है, तो ये फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। तो हम जानते हैं कि वाटर और कुकिंग ऑयल ये दोनों ही क्या है, लिक्विड हैं, लेकिन जो इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो वाटर है उसको हम जला नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग ऑयल है उसको हम हीट देके जला सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि दे डिफर इन ऑर्डर ऑफ इनफ्लेमेबिलिटी, मतलब उनके फ्लेम करने के, उनको जलाने के रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे से अलग हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी चेंज लाता है, जिससे क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है। इतनी बात समझ में आई? ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ another to undergo a change in chemical composition। केमिकल चेंजेस में हम देखते हैं कि एक सब्सटेंस वो रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से एक फिक्स रेशियो में, और एक नया कंपाउंड मिलकर तैयार होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है। ठीक है, ये बात किसकी हुई, केमिकल चेंज की। लेकिन एक ऐसी फेनोमेना हम देखते हैं जो कि है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। इनमें बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक जब हम मोम को रखते हैं तो जो मोम है उसका स्टेज चेंज हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और वो कैंडल जल भी रही है, मतलब उनमें फ्लेमेबिलिटी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों ही उसमें टेक प्लेस कर रहे हैं। On the basis of their chemical composition, substances can be classified as element and compound। अब एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एलिमेंट क्या होती हैं। एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है। मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं, नॉन मेटल में कैटेगराइज करते हैं और मेटलाइज्ड में कैटेगराइज करते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स क्या होते हैं, ये आगे के चैप्टर्स में आप अच्छे से इसको जान पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। जो कंपाउंड होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक नया एलिमेंट या एक नया कंपाउंड मिलकर तैयार होता है, और उनका जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को देख के आप समझिए कि मैटर को हमने दो पार्ट में सब डिवाइड किया है। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। एलिमेंट्स के बारे में हमने जान लिया, कंपाउंड के बारे में हमने जान लिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एग्जांपल के लिए क्या है, कॉपर और हाइड्रोजन। कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को केमिकली रिएक्शन करने के बाद एक नया कंपाउंड मिलकर तैयार होता है, और उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। मतलब जो कंपाउंड्स है फिक्स कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू द एलिमेंट्स। लाइक वाटर, वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो मेथेन है जिसका फार्मूला CH4 होता है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कार्बन में और हाइड्रोजन में। लाइक शुगर, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मिक्सचर को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। अगर बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को किसी भी रेशियो में मिलाने पर बनता है। मतलब इट कंसिस्ट टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर किसी भी
दो कंपोनेंट को या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम ऐड कर दें किसी भी रेशियो में, तो जो मिलके कंपाउंड या मिक्सचर तैयार होता है वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके पास जो सेपरेशन की बाउंड्री होती है वो विजिबल नहीं होती है, और उनका जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट बल्क में फैला हुआ होता है, मतलब उनको हम देख कर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके पास विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है और उनका कंपोजिशन जो होता है वो नॉन होमोजीनियस होता है। अब इसको हम अच्छे समझते हैं। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई more than one kind of pure form of matter known as substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. हमने आपको बताया कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिनके पास विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है और उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब जो उनके सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर के वो थ्रू आउट बल्क में फैले हुए होते हैं। अगर हमने बात करी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो उनके पास विजिबल बाउंड्री होती है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की तो बात करते हैं सबसे पहले मिक्सचर की। जो मिक्सचर या कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्स कर किए जाते हैं और उनको मिक्स करने पर कोई नया कंपाउंड मिलके नहीं तैयार होता है। मिक्सचर के पास वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब उनको किसी भी रेशियो में हम मिला सकते हैं। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है वो मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है उनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू। ये बात हो गई मिक्सचर की। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली रिएक्शन करने के बाद एक फिक्स रेशियो में एक नया कंपाउंड मिलकर तैयार होता है। तो जो कंपोजिशन होता है नए सब्सटेंस का वो भी फिक्स होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होती है जो नया सब्सटेंस बना है दो एलिमेंट्स या कंपाउंड के रिएक्शन होने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है जिनसे वो रिएक्ट करके बने होते हैं। और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो थ्रू आउट बल्क में फैले हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे में घुले हुए होते हैं। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो सॉल्यूशन का पहला कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है, मतलब इनकी जो अमाउंट है वो स्मॉल है। जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्यूशन में उनकी जो अमाउंट है वो ग्रेटर होती है। अगर किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट के पार्टिकल को मिलाते हैं, जो मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है और जिनमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। जो लेमनेड है इनमें नींबू पानी जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर हम इनको अगर किसी स्पून से ऊपर से इनका टेस्ट लें या इन बोतल के बॉटम से हम टेस्ट लें, हर जगह इनका टेस्ट सिमिलर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वो थ्रू आउट सॉल्यूशन में फैले हुए होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं टी की। तो अगर चाहे हम टी के पहला सिप लें या लास्ट सिप लें, सब में टेस्ट हमको सिमिलर देखने को मिलता है। यही बात सोडा वाटर के लिए भी अप्लाई होती है। और जो सॉल्यूशन होते हैं वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है जो कि ग्रेटर अमाउंट में होते हैं और एक सॉल्यूट होता है जो कि स्मॉलर अमाउंट में होते हैं। जिसको मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिनमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होते हैं। एक यहाँ पे मेंशन किया गया है
एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स का या एक मेटल और एक नॉन मेटल का, और इनको हम इनके कंपोनेंट में फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो थ्रू आउट सॉल्यूशन में एक सिमिलर कंपोजिशन में फैले हुए होते हैं। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब ये हो गया कि ये लेस देन 10⁻⁹ मीटर के डायमीटर में होते हैं, इसलिए इनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और ये जो लाइट ऑफ बीम होता है, अगर इनको इनके थ्रू पास करते हैं तो उसको स्कैटर नहीं करते हैं, जिससे इनका पाथ भी सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और एक सिमिलर पैटर्न में पूरे सॉल्यूशन में ये फैले होते हैं, जिसके कारण ये लाइट बीम को जब इनके अंदर से पास किया जाता है तो उसके पाथ को ये विजिबल नहीं कर पाते हैं। और जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हैं जिनका अमाउंट कम होता है, उनको हम डायरेक्ट फिल्टरेशन के थ्रू नहीं फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है उनमें तीन तरीके से सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो लार्ज हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनको आप समझते हैं बड़े आसानी से कि व्हेन वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा मात्रा में हम सॉल्यूट को मिला के रखे हुए होते हैं और उससे ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा को हम नहीं मिला सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें हम क्या कभी भी सॉल्यूट की मात्रा को और नहीं बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा हम कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर। द सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने पर हम सॉल्यूशन के सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक से अधिक मात्रा हमको सॉल्यूट पार्टिकल की मिलानी थी, अगर उसको और बढ़ानी हो तो अगर हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्यूट की जो पार्टिकल हैं उनको और अधिक अमाउंट में हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि डायलॉग सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर बात कर लें, ये हमारा जो येलो कलर की मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये सॉल्वेंट हैं, और ये व्हाइट कलर की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉल्यूट के हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम नंबर में है और सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा में हैं, तो इसलिए इनको बोल देते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम देखते हैं कि इनमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो थोड़ा सा ग्रेटर है। किनके कंपैरिजन में? डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरिजन में। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फार्मूला। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात आती है, अगर आपको सॉल्यूट का मास दिया हो और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, आपसे पूछ ले कि परसेंटेज सॉल्यूशन का बताइए, मास बाय मास परसेंट, तो आप उसको बता देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आप मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूट का मास दिया हो और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मास बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज निकाल पाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, इनमें हम 100 का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन एंड देयर प्रॉपर्टीज की। जो सस्पेंशन होते हैं वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के होते हैं, जिनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं। डिस्पर्स रहने का मतलब है कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में थ्रू आउट चारों तरफ हर जगह फैले हुए होते हैं। जो सस्पेंशन होता है उनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम में। मतलब जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है ना वो क्या होते हैं, वो विजिबल होते हैं। अगर जैसे होमोजीनियस में होता था कि वो पूरी तरीके से घुल जाते थे, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा होता है कि जो उनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड सिर्फ रहते हैं मीडियम में। अगर उनको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो नीचे हमारे बेस में जाके बैठने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चाक पाउडर ऑफ वाटर, मडी वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट एंड एक्सेट्रा। इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सोल्यूशन है जिनमें एक सॉलिड के पार्टिकल्स को रखा गया है और इनको स्टार करते हैं कि थ्रू आउट मिक्सचर में फैले हुए होते हैं, लेकिन थोड़े से पार्ट यहाँ पे नीचे बेस में यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो इनको हम नेकेड आइज से देख पाते हैं। अगर हम ये इसलिए बोलते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहे हैं, बस सस्पेंड हो गए हैं, वो चारों तरफ से फैले हुए होते हैं। तो ऐसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम में जिनमें सॉलिड डिस्पर्स होते हैं लिक्विड में, उनको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन बोल देते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर देते हैं तो जो सस्पेंशन होता है वो एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम का होता है, मतलब वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो स्कैटर्ड ऑफ बीम लाइट को अपने थ्रू से पास करने देते हैं और उनके पाथ को विजिबल बनाते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं सस्पेंशन में जब उनको कुछ देर के लिए हम बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आई। और जो सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का क्या मतलब है, अगर उसको हम स्टायर करके छोड़ देते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है सॉलिड के वो कंटिन्यू एक ही जगह पे या हर जगह फैले हुए नहीं रहते हैं, वो धीरे धीरे बेस में जाके सेटल होने लगते हैं। ठीक है। और इनको जो सॉलिड के पार्टिकल्स है इनको हम मिक्सचर से फिल्टरेशन के द्वारा ही हम सीधा फिल्टर कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की और उनके प्रॉपर्टीज की। जो कोलाइडल की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। The particles of a collide are uniformly spread throughout the solution. Due to the smaller size of a particle as compared to that of suspension, the mixture appears homogeneous. But actually, a colloidal solution is heterogeneous mixture. It cannot be seen by नेकेड आई। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हमको तो नजर आते हैं कि वो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं। उनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं ना वो सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता है और सस्पेंशन जो है वो मे और मे नॉट शो कर सकता है, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये फिगर देख के समझ पाइए कि यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट फैले हुए हैं, लेकिन जो उनकी साइज है वो सस्पेंशन से छोटी होती है और सॉल्यूशन से थोड़ी बड़ी होती है। अगर उनमें हम लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये फैला देती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मिल्क, ब्लड और जेल, ये जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। तो जो कोलाइडल के सॉल्यूशन होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट बीम को अगर उनके अंदर से पास कराया जाए तो उसको स्कैटर कर देते हैं और उनके पाथ को विजिबल कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि उनको हम नेकेड आइज से देख पाए। अब जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं
तो वो हमारे जो जिस पॉट में रखे गए रहते हैं उनके बेस में जाके वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोलाइडल होते हैं या जो कोलाइड्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब ये टर्म आ गई है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को हम समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ लाइट बीम enters room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the dust particle and the smoke in the air. Due to this effect, we can see the path of light. जब आप सुबह सुबह अपनी खिड़की को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि वहां से जो सनलाइट है वो आपके कमरे में इंटर करती है और जिस पास से वो आ रही है वो आपको दिखाई देता है। आप उसको गौर से देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल वो घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट जो स्कैटर कर रही है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से या स्मोक पार्टिकल की वजह से कर रही है। ठीक है, इससे हमारा जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो रहा है। इस फिगर को देख के आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो पाथ ऑफ विजिबल लाइट है वो हमको दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल और स्मोक है उनके कारण। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम एक लाइट से, एक टॉर्च से अगर एक छोटे से होल में हम लाइट को पास कराते हैं तो आगे जाने के बाद लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस मीडियम में जो मौजूद हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल हैं, उनके कारण ही इनका पाथ विजिबल हो पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।